डॉक्टर फैसल नज़ीर जामिया कराची के शोबे अंग्रेज़ी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनकी स्पेशलाइजेशंस में माबाद नौआबादियाती अदब, तक़ाबुली सक़ाफ़ती मुताले और आलमी सियासी वाक़यात के अदबी इज़हार पर असरात शामिल हैं। उनकी PhD की तहक़ीक़ 9/11 के बाद के दौर में लिखी जाने वाली पाकिस्तानी अंग्रेज़ी फ़िक्शन पर मरकूज़ है, जिसमें वो ये जायज़े लेते हैं कि वॉर इन टेरर और मगरबी बयानियों ने इस्लाम, शनाख्त और कौमियत के अदबी इज़हार को किस तरह मुतासिर किया। उनकी किताब ओरिएंटलिज़म पोस्ट 9/11 पाकिस्तानी एंग्लोफोन फ़िक्शन इन एन एज ऑफ टेरर में पाकिस्तानी अंग्रेज़ी नावल निगारों के ज़रिए पेश किए गए मशरक़ी और इस्लामी किरदारों के बयानिए का तज्ज़िया किया गया है कि वो मगरिब की लेंस से, ऐनक से कैसे देखे गए और ख़ुद अपनी शनाख्त के इज़हार में किन तज़ादात से गुज़रते हैं। आदाब सर, हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि हम आपके साथ गुफ्तगू में दाखिल हो रहे हैं। और मैंने आपकी ये किताब पढ़ी ओरिएंटलिज़म पोस्ट 9/11 पाकिस्तानी एंग्लोफोन फिक्शन, और मेरा ध्यान जो है वो फॉरेन स्पीवॉक के एक नज़रिए की तरफ गया कि भाई नेटिव लोग जो है वो अपने लिए अपनी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, वो खुद अपना बयानिया पेश नहीं कर सकते। तो ये असल में एक टास्क है कॉलोनियल मास्टर्स का उनके, कि वो उनकी रिप्रेजेंटेशन करें। तो आपका क्या ख्याल है, क्या वो इस तरफ हमारे अटेंशन कॉल कर रही हैं कि भाई हमें जो प्रैक्टिस है रिप्रेजेंटेशन की, जो एथिक्स है नरेशन की, और जो इमेज मेकिंग और मीनिंग जनरेशन का पूरा ख्याल है, ये बहुत मैटर करता है हमारे लिए। और इसका पॉलिटिक्स के साथ, सिर्फ अदब के साथ ही ताल्लुक नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स के साथ भी ताल्लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जौहर शुक्रिया कि आपने यानी इस गुफ्तगू में शरीक किया, और ये बहुत अच्छा है कि आप स्पीवाक की इस स्टेटमेंट से शुरू कर रहे हैं कि जो भी किसी मार्जिनलाइज्ड पोजीशन पे होगा तो बाय डेफिनेशन ऑलमोस्ट कि वो खुद बात करने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि बात करना और अपना नैरेटिव, अपना बयानिया पेश करना जो है उसके लिए कुछ पावर की ज़रूरत होती है किसी भी उसमें। सही। तो अगर आप पावरलेस हैं और मार्जिनलाइज्ड हैं तो जनरली यही अस्यूम किया जाता है कि आपके बिहाफ पे कुछ लोग जो हैं वो आपके स्पोक्स पर्सन बन जाएं, आपकी नुमाइंदगी करें। तो यहाँ से ये मसला शुरू होता है कि ये नुमाइंदगी करने वाले नुमाइंदगान जो हैं और जिनकी नुमाइंदगी की जा रही है उनके दरमियान आपस में किस किस्म का ताल्लुक है। तो एक इसमें बड़ा अहम जो एक इशू है, एक प्रॉब्लम है, वो ये कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किस नौइयत की है और कहाँ की जा रही है। तो भी आप जिस तरह की मजलिस में आप बैठे हों आपको वही अंदाज़ बयान इख्तियार करना पड़ता है। सही। तो अब ये स्पीवाक जो है वो एकेडमिक्स की बात कर रही हैं और लिटरेरी क्रिटिक्स, एकेडमिक्स, इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रही हैं। तो उनकी जो अंदाज़ बयान है वो पूरा जो उसकी जो एज अ डिस्कोर्स उसमें शामिल होने के लिए, शरीक गुफ्तगू होने के लिए उस डिस्कोर्स को पहले सीखना पड़ेगा। फिर आप उन लोगों से उस जबान में गुफ्तगू कर सकेंगे जो एकेडमिक्स की, क्रिटिक्स की जबान है, बहुत जार्गन उसके अंदर है, ये सब है। तो अब जाहिर है कि ये काम जिसको हम मासेस कहते हैं या आम आदमी कहते हैं, वो ये काम नहीं कर सकता, तो किसी को स्टेप इन करना पड़ता है। लेकिन जो स्टेप इन करने वाला आदमी है उसको इस चीज़ का स्पीवाक का कहना यह है कि ये इस प्रॉब्लम का इदराक उसको होना चाहिए
कि मैं जो हूँ वो ऑन बिहाफ ऑफ समवन, आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन, और उससे किसी हद तक मेरा एक डिस्टेंस हो गया है बिकॉज ऑफ द यानी द कॉन्टेक्स्ट इन विच आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये जहन में रख के जो है अपनी वो करनी चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए। अक्सर औकात लोग ये स्पीवाक का जो मेन क्लेम यही है कि जो उनके बिहाफ पे बात की जाती है, मासिस के या मार्जिनलाइज लोगों के, या सबाल्टर्न का वर्ड उन्होंने टर्म इस्तेमाल की, बिल्कुल, तो उनके बिहाफ पे जो बात करने वाले हैं वो उनमें से होते नहीं हैं, क्योंकि वो हो नहीं सकते बेसिकली। क्योंकि अगर उस ग्रुप में उस तरह के लोग पैदा होने शुरू हो जाएं और बनने शुरू हो जाएं तो फिर वो मार्जिनलाइज रहेगा ही नहीं। सही। तो मार्जिनल होने का मतलब यही है कि आप जो पावर सर्कल हैं या सेंटर्स ऑफ पावर हैं उससे आपकी आपका एक डिस्टेंस जो है पेरिफेरी पे आ गए हैं आप, हाशिए पे आ गए हैं। बिल्कुल। तो वो द मोमेंट यू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन अ डिस्कोर्स यू आर लाइक गेटिंग क्लोज टू द सेंटर, एंड बाय दैट यू आर लूजिंग दैट subaltern, that the claim of being subaltern. So a lot of intellectuals actually are at the center or close to the center, yani the Western academy, but they claim that they are speaking on behalf of the marginalized people in the world. तो ये जो डिस्टेंसिंग है फ्रॉम द मासेस और फ्रॉम द ग्रुप दैट दे रिप्रेजेंट, इसको एक तरीके से यानी नज़रअंदाज किया जाता है कि ये तो मतलब इफ समबडी इज फ्रॉम अ सर्टेन नेशन or community, then that person is taken to be a representative. लेकिन स्पीवाक ने एक और डिस्टिंक्शन बड़ा अच्छा किया जो मैंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया, वो है द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल टर्म्स एंड इन एस्थेटिक टर्म्स। तो उनका कहना ये है कि हमें इन दो को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। In post-colonial discourse, exactly this is the mistake that has been made or is regularly made, कि हम जो aesthetic representation है उसको political representation समझने लगते हैं। For example, if there is a Pakistani writer who is यानी Pakistani Anglophone writer maybe, तो he is like as a writer what he is producing is an aesthetic representation, ठीक है ना, वो उसका artistic work है, but in the world it is taken as political representation, and the writer is assumed to be a political representative of that community, and that creates a lot of problems because many post-colonial writers have a very let's say a thin relationship with their native cultures in terms of their exposure, their experience, and their grounding in that culture. तो ये स्पीवाक का व्यू है जो कि मेरे ख्याल में बहुत अहम बात है किसी भी यानी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, कि आप अपनी पोजीशन, सबसे पहले अपनी पोजीशन को पहचानें कि आप यानी किस तरह के कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्यूम ना कर लें डायरेक्टली कि ऑल राइट सिंस आई एम फ्रॉम पाकिस्तान सो आई मस्ट बी स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, और दैट के आई एक्चुअली कैन टॉक अबाउट पाकिस्तान। So one needs to be critical of one's own identity. सर मैं हाइब्रिडिटी का जो आइडिया हूँ बाबा का, अब मैं जरा उसके हवाले से एक सवाल को अपना फ्रेम करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि एक क्लास ऐसी है जो रिप्रेजेंट कर रही है जो लोकल वर्निकुलर
और कल्चरल और पॉलिटिकल मामलात हैं उसको, लेकिन वो खुद उनसे ताल्लुक नहीं रखती है। तो अब ये हमारे तो मेरे ख्याल से जो इलीट हैं हमारे, वो तो बिल्कुल एक तरीके से यानी हमारी नुमाइंदगी तो मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल कर रहे हैं, और उनका एक रिफ्ट भी हमें दिखाई देता है। वो है बिल्कुल पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो सोचते हैं, उनकी जो पूरी एपिस्टिमोलॉजी है वो वाइट है, यानी ब्लैक मास्क, वो सॉरी ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, सूरत हाल कुछ इस तरह की है। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग वाकई हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं उन लोगों की, जो कि आपने जो अपनी किताब में दिखाया कि जो जब वो लिख रहे हैं तो वो इस तरह की डिस्टिंक्शन कर देते हैं कि जो ट्रेडिशनल और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म्स हैं रिलीजन की, वो उनको एक कंटेम्प्ट के साथ दिखाते हैं, हिकारत के साथ दिखाते हैं, और मिस्टिसिज्म को वो जरा या सूफी प्रैक्टिसेस को वो थोड़ा सा ग्लोरीफाई भी कर देते हैं। और फिर उसके साथ ये कि जो लोगों के खास तौर पे डायस्पोरा के अंदर जो लोग आबाद हैं, उन लोगों का खास तौर पे फर्स्ट जनरेशन के जो लोग हैं वो तो अलग तरह के यानी क्या कहेंगे हम एक साइकोलॉजिकल अपरूटेडनेस का शिकार है। तो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत मैटर करता है कि जैसे भी आपने फरमाया भी कि जो हमारे जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर एक तरफ हम जो है बिलोंग करते हैं अपने कल्चर से, अपनी स्पेस से जो हमारी सोसाइटी हमारे नेशन की है लेट सपोज कह लें आप, और दूसरी तरफ हम लेट सपोज इंग्लिश जो कल्चर है उससे भी बहुत ज्यादा मुतासिर है, हेवीली इम्प्रेस्ड हैं हम उससे, और हिकारत से भी बाज दफा हम अपने लोगों को देखते हैं। जी हाँ, शायद ये अपने कल्चर से इस तरह की यानी इस तरह का ताल्लुक रखना, ये तो शायद मतलब ग्लोबली आपको हर जगह मिलेगा कि नॉट एवरीबडी इज हैप्पी विद द कल्चर दैट ही और शी बिलोंग्स टू। तो ऐसे तो हर जगह मिल जाएंगे लोग आपको जो अपने कल्चर से बहुत डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। लेकिन ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये जो डिससेटिस्फैक्शन है और एलियनेशन है एक तरह की, ये बड़ी, जैसा आपने कहा ना कि कंस्ट्रक्टेड है ये, सही बिल्कुल, यानी इसके पीछे कुछ अवामिल हैं जो यानी इसकी जो सोर्स है वो फैक्टर्स हैं। इसको हम एक दो तरह से चलें देख लेते हैं। फिलहाल एक हाइब्रिडिटी की अगर हम बात करते हैं एट लेट्स से कि सोशल लेवल, नॉट स्पेसिफिकली विद एलिट्स और विद द लिटरेरी राइटर्स, कि सोशल लेवल पे जो है वो आपको कल्चरल इंटरमिंगलिंग जो है वो तो तकरीबन हर जगह ही नजर आएगी। बिल्कुल, आजकल बहुत आइसोलेशन में रहना तो बहुत ही कम लोगों के लिए पॉसिबल है। तो ये बजाते खुद ये एक कोई ऐसा मसला नहीं है। मसला वहां बनता है जहाँ पे इंटरमिंगलिंग की बजाय एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो, सही, और कोअर्जन यानी बाय फोर्स कोई चीज इम्पोज की जा रही है। जिस तरह हमारे कल्चर में इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोज किया जाता है, बिल्कुल, तो उससे जो है वो कुछ कल्चरल उसके नताइज यानी सामने आ रहे हैं। हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो स्पेशली जो इन एलीट स्कूल्स का आपने नाम लिया, तो वो अपनी जबान और अपने कल्चर से बिल्कुल यानी बहुत ही सुपरफिशियल किस्म का उनका ताल्लुक है। और बाज़ स्कूलों में तो मुझे ये भी पता चला है कि किसी और अंग्रेजी के अलावा कोई और जबान इस्तेमाल करने पर फाइन देना पड़ता है, पनिशमेंट होती है बाकायदा। तो इस तरह से जब ये कंस्ट्रक्टेड इंटरमिंगलिंग है, बिल्कुल, ये यानी आजादाना नहीं है कि कोई शौक से चले इसमें अंग्रेजी पढ़ ली, बिल्कुल। तो इससे फिर जो नताइज सामने आ रहे हैं वो ये है कि वो कल्चरल वैल्यूज जो कि यानी एक दूसरे कल्चर को बिलोंग करती हैं, वो यानी उनको
एक्सेप्ट करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें डिनाई करनी पड़ती हैं। और आप देख लें कि नर्सरी राइम्स बच्चों को जिस तरह याद होते हैं, तो उर्दू के जो शुरू में बचपन में हमें नज़में अब तक याद हैं, जिस किस वक्त पढ़ी थी और अब तक याद है, कि आजकल वो लगा रहे हैं लोग फेसबुक पे को कि क्या भाई भुलक्कड़ की नज़म लगा रहे हैं, या जाड़ा धूम मचाता आया, बिल्कुल बिल्कुल, तो कपड़े गर्म पहनाता आया। तो वो यानी हमारे बचपन में हमने जिस तरह स्कूलिंग से गुजरे, इंग्लिश मीडियम ही था स्कूल, लेकिन जो है वो कल्चरल जो प्लेस था उर्दू का, वो बहुत इंटैक्ट था। तो अब ये सूरत हाल है कि हमारे जो स्कूल के बच्चे, यानी मेरी फैमिली में जो बच्चे हैं, तो वो यानी दे कैन हार्डली स्पीक उर्दू। तो ये तो एक यानी जनरल कल्चरल लेवल पे एक चीज़ हो रही है कि ये हाइब्रिडिटी जो है ना, ये बड़ी ही कंस्ट्रक्टेड हाइब्रिडिटी, और ये हाइब्रिडिटी बेसिकली है ही नहीं। इट्स नॉट एन इंटरमिंगलिंग, इट्स रादर imposition of a certain culture upon the people। अच्छा, इसका फिर जब आगे लिटरेरी वर्ल्ड में इसका जो रिफ्लेक्शन नजर आता है, तो उसमें जो है ये आइडेंटिटी का मसला फिर सामने आता है कि जो लिखने वाला है वो अपने कल्चर से उसका रिलेशन क्या है। अच्छा, इसमें मैंने एक आइडिया डेवलप किया है, जिसको आइडिया मेरे दिमाग में है, जिसको मैंने डेवलप फिलहाल अपने किसी रिसर्च में नहीं किया है। सही। मुझे लगता है कि जो अदबी काम होते हैं वो दो तरह के होते हैं या हो सकते हैं। एक वो होता है जो रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी रिप्रेजेंटेशनल हो, रिप्रेजेंटेटिव नहीं, रिप्रेजेंटेशनल हो। सही। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन जो है वो इम्प्लाई करती है कि आपका और जिस चीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी आप अलग अलग हैं। सही। यानी और उसमें फिर ये होता है कि आप उस चीज को अपने काम में जो है वो उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरह का आर्ट वो होता है जो कि रिप्रेजेंटेशनल नहीं होता, बल्कि मेरा एक नजरिया ये बना है कि वो एम्बॉडीमेंट होता है उस कल्चर। वाह, बहुत खूब। तो यानी हम मिसाल के तौर पे अपनी जो क्लासिकल शायरी है, तो उसमें बहुत से यानी रोजानात, कल्चरल रोजानात और उस तरह की चीजें हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो कोई रिप्रेजेंट किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बल्कि वो उस कल्चर को एम्बॉडी कर रहे हैं। और उस कल्चर की जो मतलब खुसूसियात हैं, वो उनके काम में, यानी उनको उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो काम खुद ही वही कल्चर है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस बात को जरा एक क्रिटिकली, यानी एक पूरा एक आर्ग्यूमेंट डेवलप करना, ये जैसे 9/11 के बाद जो खास तौर पे अदब लिखा जा रहा है, वो तो एक मार्केट को मद्देनजर रख के लिखा जा रहा है कि हम किस तरीके से अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खासतौर पे अफ्रीका के अंदर भी मैं देखता हूँ कि वहां पे भी लोग लिखने वाले ये सोचते हैं कि जैसे चैनो अचीबे ने एक जगह लिखा भी कि भाई आप ये नहीं सोच के लिखेंगे आपकी ऑडियंस है वो वेस्टर्न है, बल्कि आप अपने कल्चर को जैसे आप उसकी नुमाइंदगी करते आए हैं बस वैसे ही करें। लेकिन उनके साथ तो बदनसीबी है कि उनको तो तमाम यानी अंग्रेजी जबान के अंदर ही उनको लिखना पड़ता है। अपने जो क्रिएटिव काम है वो भी, हमारी बस ये खुश नसीबी है कि किसी हद तक हम उस जबर से बच गए कि हमारे तख्लीककार जो है अभी भी उर्दू के अंदर भी लिखते हैं, कुछ ऑफकोर्स अंग्रेजी में भी लिखते हैं, वो एक फिक्शन है। हाँ, असल में ये भी मसला जो है हमारे सामने आया जब मैं अपने थीसिस पे काम कर रहा था, और उसके बाद भी। तो मेरे जो उस्ताद हैं और सुपरवाइजर भी वही
थे, इफ्तिखार शफी साहब। जी तो उनसे मेरी जो गुफ्तगू होती रही मुख्तलिफ मौक़े पे, तो उसमें एक दफ़ा यही बात सामने हमने रखी कि यानी ये अंग्रेजी में लिखने वाला तो जो है वो एलियनेटेड ही होगा, क्योंकि वो सही। तो अंग्रेजी में लिख रहा है, और उर्दू में लिखने वाला जो है वो यानी इंटीग्रेटेड है, क्योंकि वो उर्दू में लिख रहा है। तो सर ने कहा कि क्या आप पढ़ते नहीं उर्दू में, क्या किस किस किस्म की चीजें लोग लिखते हैं? तो जरूरी तो नहीं कि जो उर्दू में लिखने वाला है वो मिजाजन और तबीयतन जो है वो इसी बिल्कुल। उसको बिलोंग करता हो, लोकल कल्चर, उसकी बिल्कुल। जो माइंड है या Tradition से सेंसिबिलिटी है, हाँ, वो बिल्कुल। ट्रेडिशन से ही बिल्कुल वो। तो उन्होंने सर ने जो है वो कहा कि मसला जबान का नहीं है। सही। तो मैंने उनसे कहा कि सर तो फिर किस चीज का मसला है सर ने कहा कि मसला है ताल्लुक का, कि जिस चीज जिसके बारे में आप लिख रहे हैं या जो भी आप लिख रहे हैं उससे आपका ताल्लुक क्या है। सही। तो अगर वो ताल्लुक बड़ा ही गहरा है, स्ट्रांग है, तो फिर जो है वो यानी आपके काम में नजर आ जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको अपना तारुफ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं पाकिस्तानी राइटर हूँ, बल्कि यानी आपका काम देखते ही आदमी समझ जाएगा कि ऑल राइट, यू नो, डेरोगेटरी सेंस में ओह टिपिकल पाकिस्तानी, लेकिन इन अ मोर न्यूट्रल सेंस के ऑल राइट, सो दिस इज यू नो व्हाट इज पाकिस्तानी। तो ये उनके बात से मुझे समझ आया कि ज़बान बहुत अहम वो है, सकाफत और ज़बान का रिश्ता जो है ना बहुत ही बहुत क्लोज, बहुत स्ट्रांग ताल्लुक है। आपने अफ्रीका का जिक्र किया, तो वहाँ पे जैसे एक चिनो अचीवे के ही कंटेम्प्रेरी और अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ, जेम्स अंगूगी जी, बहुत अहम राइटर। हाँ, उनका अफ्रीकन पूरा नाम तो अंगूगी वा थियांगो, वो अपने आप उनका नाम लिखा जाता है। तो उनकी एक किताब है डीकोलोनाइजिंग द माइंड, तो उसमें उन्होंने इस बात पे बहुत जोर दिया है कि अफ्रीकन लिटरेचर जो है वो अफ्रीकन लैंग्वेज में ही हो सकता है। सही। वो इसलिए कि ज़बान और सकाफत का जो रिश्ता है वो जो है वो बिल्कुल जैसे इंटीग्रल पार्ट है ज़बान कल्चर का। तो अचीवे इंग्लिश में लिखते रहे हैं, बिल्कुल, और अंगूगी ने तो एक वक्त में आके इंग्लिश में लिखना छोड़ दिया था। सही। तो फिर वो सेल्फ ट्रांसलेशन की तरफ चले गए, यानी पहले वो अपनी जो अफ्रीकन लैंग्वेज थी उसमें लिखते थे और उसके बाद उसको सेल्फ ट्रांसलेट ही उसको खुद ही कर देते थे। लेकिन अचीवे तो लिखते ही इंग्लिश में रहे, और अचीवे का नजरिया ये था कि जनाब जबान पे हम इस हद तक यानी वो कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं कि हम जो है वो अपना कल्चर उस जबान में भी पेश कर सकें। तो इस पे बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप मतलब ये हमारे प्रोग्राम में इसकी गुंजाइश है तो मैं एक बात वो एक टेक्स्ट की तरह, एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और यानी बहुत मारूफ क्रिटिक भी हैं, नासिर अब्बास नैयर साहब। जी जी बिल्कुल। उनकी एक किताब है उर्दू अदब की तश्कील जदीद, माबाद आबादियात में। तो उसमें उन्होंने जो है वो जो उसका आई थिंक फॉरवर्ड प्रेफेस है शायद उस किताब का, उसमें उन्होंने ये मसला डिस्कस किया है कि किस तरह के बयानिए की जरूरत है। जी, तो उन्होंने कहा कि 3 तरह के बयानिए होते हैं। सही। एक होता है जिसको वो इस्तेमारी बयानिए कहते हैं, यानी आई थिंक इंपीरियलिस्ट डिस्कोर्स है, तो वो कॉलोनियल और इंपीरियलिस्ट डिस्कोर्स है, वो तो यानी प्रीटी मच रिकग्नाइजेबल। फिर उसके खिलाफ जो है वो रद्द इस्तेमारी से मुराद वो उन्होंने उसको लिखा है मुजाहिमती बयानिया, रेजिस्टेंस, डिस्कोर्स ऑफ रेजिस्टेंस।
तो उन्होंने कहा कि मुजाहिमती बयानिया अहम होता है लेकिन उसकी लिमिटेशन है। सही, क्योंकि मुजाहिमत जब तक दूसरा यानी जहमत है तो मुजाहिमत भी होगी। सही, बिल्कुल। तो जहमत देने वाला जो है वो इनिशिएट वही करेगा। बिल्कुल। तो आप एक मुजाहिमती बयानिए में आप जो है एक हद तक उस पर डिपेंडेंट होता है, हाँ, रिएक्शनरी और रिएक्टिव वो होता है। तो उन्होंने कहा कि तीसरा जो वो है बयानिया उसकी हमें जरूरत है, कि बाजियाफ्त करें हम अपना, वो है मुतबादिल बयानिया। मुतबादिल बयान। हाँ, तो वो मुतबादिल बयानिया उन्होंने कहा कि एक तो ये कि ये किसी भी इंटीरियलिस्ट या कॉलोनियल लैंग्वेज में नहीं लिखा जा सकता, ये उस सकाफत की अपनी ही जबान में हो सकता है। और उसमें अहम चीज ये है, जहां तक मेरी समझ में आई बात, वो ये है कि वो सिर्फ जबान का फर्क नहीं, वो मिजाज का फर्क है जी, वो दरअसल अक़दार का फर्क है जी, बिल्कुल। तो सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं बल्कि जो एस्थेटिक पीछे जो काम कर रही है वो एस्थेटिक भी डिफरेंट बिल्कुल। तो जो कॉलोनियल फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग है, हमें असल में बेसिकली उनसे ब्रेक अवे करना है, डिपार्ट करना है, और इसके साथ यानी ऑफ कोर्स रिवाइव करना है अपने नेटिव वर्निकुलर। एक तो ये कि मैं उन्होंने नासिर साहब ने जो अगेन एक डिस्टिंक्शन की कि एक तो उन्होंने बाजियाफ्त का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिसको शायद इंग्लिश में हम कहेंगे क्या, रिकंस्ट्रक्ट, डिस्कवर कर लेना, अपने डिस्कवर करना, ये रिकवर करना। बहरहाल उन्होंने कहा कि तजदीद नहीं किया, अहया का लफ्ज अहया नहीं किया जा सकता, रिवाइवल नहीं हो सकता। समथिंग इज गॉन, इट्स गॉन, तो यू कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। लेकिन आप बाजियाफ्त कर सकते हैं, दैट इज रिकंस्ट्रक्ट। जहां तक मुझे समझ आया रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। तो मेरी जो उनसे एक दफा गुफ्तगू हुई तो मैंने एक बात की जो अगेन यानी वो बस बात ही रही, अभी मैंने उस पर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया। वो ये था कि बाजियाफ्त या एहया उस चीज का किया जाता है जो वाकई में कभी मतलब आपसे चली गई, लॉस्ट थोड़ा। हाँ, तो मेरे नजदीक तो जो जिसको इंडियन या साउथ एशियन इस्लामिक ट्रेडिशन और कल्चर कहते हैं, मेरे नजदीक तो वो कभी खत्म हुआ ही नहीं। सही। मसला ये है कि हम जिस जगह पे उसको तलाश करना चाहते हैं वो वहां नहीं है। सही बात। तो रिकनेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, जी हाँ। मिसाल के तौर पे इंडियन जो हमारा कल्चर सिविलाइजेशन बना, उसमें जैसे आपने पहले जिक्र किया था कि सूफिया कराम का जो है ना बड़ा अहम किरदार रहा है। बिल्कुल। तो बेसिकली मिजाज जो है ना हमारा, वो उसी तरह का सूफियाना मिजाज है, चाहे वो मतलब बाकायदा रिलीजियस पोइट्री हो या ना हो, लेकिन शायद मिजाज वही रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो ट्रेडिशन अभी तक मौजूद है, चल रहा है बिल्कुल। सिलसिले यानी जो सूफिया सिलसिले थे वो इंटैक्ट हैं, उनका वो चल रहा है। हुआ ये है कि जो हमारा जिसको हम कहते हैं कि पढ़ा लिखा तबका जो है ना वो उससे दूर हो गया। तो उसको जरूरत है कि वो रिकनेक्ट करे और कोई रिवाइव करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने की। तो अब ये एक मतलब बात मेरे जहन में है और इंशाल्लाह कभी इस पे इंट्यूटिवली बहुत यानी जोर से महसूस कर रहा हूँ कि बात दुरुस्त है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वाकई हम किसी तरीके से एक तरीके से ऐसा नहीं है कि किसी तरह का यानी रप्चर है बीच में। चलिए, बहुत जबरदस्त। अब मैं बस एक बात, और आपकी किताब का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर हम दाखिल होने की कोशिश करते हैं। एक पहले, बल्कि उससे पहले एक और सवाल, सॉरी, मुझे ये बिल्कुल पहला सवाल करना चाहिए था। आपने किताब के बिल्कुल शुरू में लिखा कि ये जो परसूट है मेरी, इस किताब के हवाले से पोस्ट 9/11 का जो अदब है जिसको लिखा गया, वो मेरे कुछ क्वेश्चन भी थे और कुछ सोशल क्वेश्चंस भी थे जिन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं इन सवालात के साथ जूझूं या एक टैकल करूं उनको। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये किस तरह के आपके क्वेश्चंस थे, ये क्यों इतने एग्जिस्टेंशियल लेवल के ऊपर मुझे महसूस हो रहे हैं कि आपने
इनसे डील करने की कोशिश की? जी हाँ, बिल्कुल। ये यानी इस तरह से है कि देखें, हम अगेन जिस माशरे में हैं वो उसमें बहुत यानी डाइवर्सिटी मौजूद है, और इस डाइवर्सिटी वो इस हद तक यानी मैंने फील की कि मुझे यूनिटी की ज़रूरत महसूस होना शुरू हो गई। यानी मैं बिखराव, इतना बिखराव मैंने देख लिया, क्योंकि मैं हमारा जो स्पेशली फैमिली थी वो काफ़ी मतलब रिलीजियस और लिबरल दोनों मतलब उसमें थी एटीट्यूड से। तो हमारे घर में जितनी किताबें थी और हैं उतनी ही जो है हमारे पास ऑडियो कैसेट्स होती थी, जिसमें यानी मेजॉरिटी जो थी वो अमेरिकन जो है, अमेरिकन ब्रिटिश वो रॉक म्यूजिक एंड ऑल दैट। और उस वक्त माइकल जैक्सन का एक क्रेज था 80s लेट 80s एंड 90s में। तो एक तरफ यानी हम जो है वो अपना मैं दास्तान अमीर रमजा और इस तरह के सारे नैरेटिव्स, हाँ वो सब पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम जो है वो ये भी पढ़ रहे हैं, साथ में जो कॉमिक्स भी पढ़ते थे हम। सही। और जो है शर्लॉक होम्स जो एवरेज वर्जन होते थे बचपन में वो पढ़ लिए। तो डाइवर्सिटी जो थी वो जब तक इस तरह रही कि वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट का एलिमेंट सामने नहीं आ रहा था। सही। लेकिन जब वो इतनी बिखरती चली गई कि उसके बाद फिर जनाब कुछ जो है वो फलसफा भी पढ़ लिया, फिर कुछ मजहबी जो है वो रुझानात जो है वो डेवलप हुए। तो ऐसा महसूस होने लगा कि यार ये तो अब मामला हाथ से ही निकलता जा रहा है, यानी यू नो वेयर एम आई, हु एम आई, यानी सवाल पैदा हुआ हु एम आई। तो यानी बहरान का शनाख्त आपके लिए। हाँ वो आमतौर पे यानी लोगों को होता ही है, लेकिन मेरा चूंकि वो एक इल्मी उसमें होने लगा तो फिर वो एक ज्यादा परेशान कुन यानी वो बन गया। तो फिर मुझे जो है वो अपनी यानी कल्चरल गैप्स का एहसास होना शुरू हुआ, जो है जो कि अब तक यानी एहसास ही है, उस बारे में किया कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल यू नो हम ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि भाई कंपैरेटिव लिटरेचर होना चाहिए, पर कंपैरेटिव लिटरेचर तो जब ही हो सकता है जब आपको मतलब लैंग्वेजेस जो है उनकी उन पे उबूर हो। यहाँ तो अंग्रेजी और किसी उर्दू भी यानी सिर्फ और सिर्फ वो जो आपकी कॉमन एवरीडे उर्दू है उस हद तक तो ठीक है, लेकिन आप क्लासिकल उर्दू मोहल्ला कहलाती है, उर्दू मोहल्ला, तो वो यानी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो है हम नहीं पढ़ सकते वो और समझ नहीं सकते। तो एक नहीं, आपकी तो उर्दू मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत बेहतर है, क्योंकि आपने ना सिर्फ बस नहीं जैसे टेक्स्ट पढ़ा हुआ है वो तो बहुत ही मुश्किल लिखते हैं। हाँ, वो तनकीदी तो मैंने पढ़े हैं चीजें, लेकिन जो तख्लीकी काम है ना वो जरा बहुत वीक है। तो मैं मतलब मेरी अपनी वीकनेस है ये कि मैं नहीं उनको इतना वो कर पाया, उनसे एंगेज नहीं कर पाया। तो इसलिए मुझे फिर ये एहसास हुआ कि जो है ये यानी गैप्स क्यों हुए हैं आखिर, यानी ये हमारी सोसाइटी में कौन से ऐसे फैक्टर्स काम कर रहे हैं जिनकी वजह से ये गैप्स हो रहे हैं। और बहुत से लोगों के लिए ये कोई परेशान कुन बात नहीं है, क्योंकि वो अगर उन्होंने अंग्रेजी सीख ली तो उनको उर्दू का कोई मसला नहीं है। बेसिकली सोसाइटी में फंक्शनल नहीं है आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादातर लोगों को ना इस बात से कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कि उनका जो एक कल्चरल हेरिटेज है उसके साथ रिश्ता क्या है। तो वंस अगेन मेरा ख्याल है कुछ शायद माहौल का इसमें भी असर है, क्योंकि अगेन जो हम ग्रो अप हुए 1980s और 90s, अर्ली 90s लेट 80s में, तो यानी
जो हमारा क्लासिकल अदब है वो कानों में और आंखों में मतलब वही होता था। बिल्कुल। अगर आप रेडियो भी सुन रहे हैं तो उस पे भी कलाम किसका आ रहा है, आपका कलाम इकबाल आ रहा है या फैज अहमद फैज आ रहे हैं या जो है वो मीर और गालिब इनके कलाम आ रहा है। टीवी पे आप देख रहे हैं तो टीवी पे भी जो है वो इसी तरह का सिलसिला है। तो किसी हद तक जो था वो एक्सपोजर जो है वो फायदेमंद रहा और उसका अब मतलब एहसास होता है कि उसको उस तरह से हम यानी उसके साथ जुड़े नहीं रह सके जिस तरह वो डिजर्व करता है। यानी मेरा मेरा क्या ख्याल है यानी बिल्कुल बात यही है कि देखिए कल्चरल हेरिटेज जो है वो असासा है ना आपका जो है, आप उसी से उसको ओन ही नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो बहुत अजीब सी बात है ये। बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से अगर वो वाकिफ नहीं है मीर गालिब बेदिल और हमारे सबके हिंदी ट्रेडिशन से तो उनको इस बात पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, एहसास ही नहीं है बिल्कुल। मैं एक दफा सवाल पूछता हूँ जैसे स्टूडेंट से, मैं कहता हूँ कि यार सपोज के गालिब को छापना बंद कर दिया जाए और आहिस्ता आहिस्ता करके वो खत्म कर दिया जाए, तो तुम ये बताओ कि कोई नुकसान होगा और किस लेवल का नुकसान होगा? क्या वो खाली हमारा नुकसान होगा? क्या दुनिया का नुकसान नहीं होगा? यार ये मतलब इतना खूबसूरत कलाम जो है आपने बात की वो यानी वो खाली क्या हमारा नुकसान है? तो अनफॉर्चुनेटली जाहिर है कभी उसके अगर वो जिसको कहते हैं जायका लगा हो मुंह को तो तब एहसास होगा कि हाँ यार ये इतने बड़े लोग हैं जी। तो बहुत ही यानी अफसोस की बात यही है कि अब वो चखाया ही नहीं जाता लोगों को, तो किसी को क्या फर्क पड़ता है कि है या नहीं। बिल्कुल। और मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे जो बहुत ही सहाफती लेवल के ऊपर लैंग्वेज से ताल्लुक है लोगों का, इंग्लिश लैंग्वेज से जी, वो उन शेक्सपियर को मेरे ख्याल से नहीं समझ सकते। अगर आप उनसे कहा जाए कि उनको प्रोब किया जाए कि हाँ जरा इससे डीपर लेवल के ऊपर आप विलियम ब्लेक को या और दीगर ऑथर्स को जो इस वक्त जमाने में बहुत सारे लूसी क्लिफ्टन है ये वो, तो वो उनके साथ उनका उस तरीके से ताल्लुक वहां पे भी नहीं, तो बहुत सुपरफिशियल ताल्लुक है। ये भी बड़ी अहम बात है कि जबान जो है उसकी जो सबसे जो पावरफुल और ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन होती है वो अदब, उस जबान का अदब होता है। बिल्कुल। तो अब एक अजीब सा हमारे यहाँ एक रुझान पैदा हुआ है कि भाई आप फंक्शनल इंग्लिश जो है ना वो सीखें। और फंक्शनल इंग्लिश को मैं इस तरह समझता हूँ कि यानी इंग्लिश दैट enables you to perform वेरियस प्रोफेशनल और सोशल फंक्शंस। तो शायद इससे आगे की अंग्रेजी की हमें जरूरत नहीं कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर प्लीज, इससे आगे की जरूरत शायद लोग कहते हैं। और हमारे शायद कॉलोनियल मास्टर्स भी यही चाहते हैं कि बस हम इतनी सूझबूझ रखें इस जबान की। बिल्कुल। तो सर मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझे ये बताइए कि आपने जो टेक्स्ट को एनालिसिस किया उज़्मा साहिबा के और मुख्तलिफ, और तो क्या आपने कुछ जो कॉन्सेप्चुअल टूल्स हैं आपने शायद बोरो किए, मुझे लगता है एडवर्ड सईद से भी, आपने एडवर्ड सईद का तस्करा भी किया। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि एडवर्ड सईद ने जो लिंग्विस्टिक टूल्स इस्तेमाल किए ये समझाने के लिए किस तरीके से टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक टेक्सचुअल यूनिवर्स है सही जिसके अंदर हम रह रहे हैं, और हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वास्तव में बहुत स्टीरियोटाइप होती है, टाइप कास्टिंग की जाती है, उसके अंदर बहुत क्लीशे रिप्रेजेंटेशन होती है, और खास तौर पर ओरिएंटल रिलीजन्स को के बारे में, कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में। तो इसका क्या ये लिटरेरी और नैरेटिव प्रोजेक्ट्स जो हैं इनकी कुछ कॉन्क्रीट मटेरियल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं? हाँ, एडवर्ड सईद जो हैं वो इस बात पे इसरार करते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग जो हैं वो उनकी लिटरेरी जो वो है क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसी को ज्यादा वो देते हैं। और यहाँ तक कि रॉबर्ट यंग जो हैं उन्होंने तो सईद को क्रिटिक भी इसी तरह किया कि सईद जो है वो
फूको से उन्होंने आइडिया तो बोरो किया डिस्कोर्स का, सही सही लेकिन उसके साथ जस्टिस नहीं किया। सही तो ये देखें, हर एक की लिमिटेशंस हैं, सईद की अपनी लिमिटेशंस हैं। सही तो एक हद तक तो सईद इज हेल्पफुल टू अस और एनीबडी हु इज वर्किंग ऑन दिस इन दिस डायरेक्शन, कि उन्होंने ये तो बड़े अच्छी तरह एक बात समझाई कि कंस्ट्रक्टेडनेस जो है वो आइडेंटिटीज, इवन हिस्ट्रीज, ये सारे के सारे जो हैं ये इनके अंदर एक कंस्ट्रक्टेडनेस होती है, और जिसको हम ट्रुथ कहते हैं वो एज सच कोई ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ नहीं है, बल्कि जो है वो देयर कैन बी नैरेटिव्स एंड देयर कैन बी काउंटर नैरेटिव्स, alternative narratives, but to claim that you have the transcendental eternal truth जो है वो उसको वो नहीं यकीन रखते उसके ऊपर। तो इस सेंस में जो है वो एडवर्ड सईद जो है वो एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आउटलुक उनकी भी है। वो बेसिक वो ज्यादा ह्यूमनिज्म पे वो उनका इसरार था कि जो है वो क्योंकि ये सारी कंस्ट्रक्टेड ही हैं चीजें, इसलिए हम इनको रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। सही डिकंस्ट्रक्ट तो कर ही सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं फॉर अ बेटर वर्ल्ड। सही तो वो इस तरफ जो है उनका वो था, लेकिन हमें जो है वो एक साहब हैं वाइल हल्लाक, इन्होंने सईद पे बड़ा अच्छा क्रिटिक किया है, और उन्होंने एडवर्ड सईद की जो ये था कि मैं फूको को यूज तो कर रहा हूं, लेकिन मैं जो हूं वो फूको से डाइवर्ज भी करूंगा। सही वो इस सेंस में कि फूको का ऑलमोस्ट इस तरह का नजरिया बनता है कि इंडिविजुअल वॉइसेस जो है ना वो पॉसिबल नहीं है जनरेट करना, क्योंकि किसी भी डिस्कोर्स के अंदर जो है वो उसी डिस्कोर्स की जो कंडीशंस हैं उनके मुताबिक बात की जाती है। तो एक तरह से यानी आप जो है वो इम्पर्सनल डीपर्सनलाइज्ड हो जाते हैं जब भी आप किसी डिस्कोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एडवर्ड सईद ने ये क्लेम किया कि नहीं, इंडिविजुअल भी उनके पास अपने एक शनाख्त होती है। वाइल हल्लाक ने कहा कि सईद ने ये क्लेम तो किया लेकिन दिखाया नहीं कोई एक भी कि जिसके अंदर ये मौजूद हो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कि वो डिस्कर्सिव जो बाउंड्रीज हैं और जो यानी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको सबवर्ट कर सके, उनसे निकल सके। तो वाइल हल्लाक ने कहा कि सईद के मुताबिक दो तरह के ऑथर्स होते हैं। एक होता है डिस्कर्सिव ऑथर जो कि डिस्कोर्स के प्रिंसिपल्स के मुताबिक काम करता है। सही। दूसरा होता है सबवर्सिव ऑथर जो कि उस डिस्कोर्स की जो प्रिंसिपल्स हैं और जो कन्वेंशंस हैं उनको यानी ट्विस्ट करना और उनको डीकंस्ट्रक्ट करना वो जो है वो सबवर्सिव ऑथर करता है। तो सबवर्सिव ऑथर की सईद ने मिसाल नहीं दी, उन्होंने फिर मिसाल दी। उन्होंने रेने गेनो को कहा कि ये है एक मिसाल सबवर्सिव ऑथर की। तो अब तस्करी साहब ने भी रेने गेनो का बहुत तस्करा किया। जी 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 बिल्कुल, और रेने गेनो इज रियली एन इम्पोर्टेंट राइटर, और जो है मुश्किल भी है जरा। मैंने उनकी एक दो किताबें पढ़ी हैं, तो एक तो जरा इजी है, वो है आई थिंक क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वो तो रीडेबल है मतलब फॉर एनीवन, लेकिन जो दूसरी किताब जिसका कहा जाता है कि एक्चुअली उसका एवरेज वर्जन है ये, यानी क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो उस किताब का एवरेज वर्जन है। वो है रेन ऑफ क्वांटिटी एंड द साइंस ऑफ द टाइम्स। सही। तो वो बड़ी जबरदस्त और बहुत वो जरा दकीक किस्म की किताब है।
तो लेकिन ये कि बहुत रिवॉर्डिंग है कि थोड़ी मेहनत कर अगर रहे हैं मेहनत उसको कर रहे हो, पढ़ लें। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो अब ये जो तो सईद हमें एक पॉइंट तक पहुंचा देते हैं सही। कि जहां पे आप कॉलोनियल डिस्कोर्स को आप चैलेंज कर लें, लेकिन ऑल्टरनेटिव डिस्कोर्स पे सईद का भी कोई वो नहीं है, क्योंकि सईद ने जो बल्कि हम सब ने देखा है कि जो एंटी कॉलोनियल डिस्कोर्स के नाम पे जो नेशनलिस्ट जो वो इमर्ज हुए हैं, वो हुआ, वो अपनी जगह यानी बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव ऑप्रेसिव है, बिल्कुल वो बिल्कुल। वो बन गया। तो इसलिए सईद का कहना ये है कि हर तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में ये हमें ये तय कर लेना चाहिए कि ये रिप्रेजेंटेशन ही है और कंस्ट्रक्टेड है, एंड देयरफॉर इट कैन बी डीकंस्ट्रक्टेड एंड रिकंस्ट्रक्टेड। तो ये इस पॉइंट तक तो वो हमें ले आते हैं, लेकिन ये कहना कि जनाब कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, तो यहाँ शायद उनकी लिमिटेशन नजर आती है। तो उनके नजदीक ह्यूमनिज्म ही है बस, मतलब अल्टीमेटली आपने उनकी एक मशहूर स्टेटमेंट है, वन कैन बी क्रिटिकल ऑफ ह्यूमनिज्म इन द नेम ऑफ ह्यूमनिज्म, वन डज नॉट नीड टू have recourse to any other kind of ideology or outlook. Humanism is itself self-critical. तो अब ये उनकी लिमिटेशन है, तो हम ठीक है, हर राइटर में होती है लिमिटेशन। तो अल्टरनेटिव डिस्कोर्स जिसका नासिर साहब ने जिक्र किया, उसको एक्सप्लोर करना जो है ना वो बड़ा अच्छा हुआ। और इसके नतीजे में आपको लगता है कि कुछ पॉलिटिकल और कॉन्क्रीट हम ये कह सकते हैं कि मटेरियल कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होंगे? जैसे हम तीसरी दुनिया के लोग देखते हैं, तो हमारी जो पॉलिटिक्स है, जी हाँ, जो हमारे हुक्मरान है, जी हाँ, हमारे सामने लाइव जेनोसाइड हो रही है इस वक्त, तो ये लेकिन पूरी तीसरी दुनिया और अरब ममालिक के अंदर मुझे नहीं महसूस होता कि वाकई किसी तरह की कोई तहर्रुक है अदबी लेवल के ऊपर, जैसे महमूद दुर्वेश वगैरह को मैं पढ़ रहा था, या और दीगर अरबिक राइटर्स जो लिटरेरी राइटर्स हैं, उनके यहाँ तो हमें बहुत एक गहरा जज्बा महसूस होता है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई भी करते हैं उनके साथ। लेकिन ये जो कॉलोनियल सेटलर्स हैं, पूरा उनका प्रोजेक्ट है, उन्होंने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। 1948 नब्ता का वाकया बहुत बड़ा वाकया है, और उसके बाद से अभी तक। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इस तरह अपना एक नैरेटिव, एक मुतबादिल नैरेटिव क्रिएट करें। वो जरूरी तो है, उसमें ये देखना है कि ये जो हमारी एक तरह की यानी पैरालिसिस की सिचुएशन है, ये क्यों डेवलप हुई है। बहुत जबरदस्त। तो इसमें एक किताब मैंने पढ़ी और मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए। उसका टाइटल है मुस्लिम ममालिक में इस्लामियत और मगरबियत की कशमकश। ये है मौलाना अबुल हसन अली नदवी की किताब है, जो कि एक्चुअली ये सीक्वल है। इससे पहले जो किताब थी वो थी मुसलमानों के उरूज ज़वाल का दुनिया पर असर। सही। तो बहरहाल इस किताब में इस्लामियत और मगरबियत की कशमकश में उन्होंने ये तो जायजा लिया पहले कि इस्लामी ममालिक की कैफियत क्या है, और ये शायद 1970s में लिखी गई थी किताब। तो उन्होंने कहा कि देखो किस तरह कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म ने इम्पैक्ट किया है, वहां पे भी जहां पे डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म नहीं हुआ, जैसे टर्की की मिसाल दी उन्होंने। टर्की एक कॉलोनी तो नहीं बना, लेकिन जिस तरह वहां पे यूरोपियनाइजेशन की मुहिम चलाई गई कि जनाब यानी ड्रेसिंग तक जो है वो आप जो है वो उस पर पाबंदी लगी कि आप अगर पार्लियामेंट इसमें आ रहे हैं तो आपको एक खास तरह का ड्रेस पहन के आना है, वो ब्रिटिश यानी पूरा आउटलुक बनानी है। तो उन्होंने कहा कि इंतहाई अफसोस इसी बात का है कि वो तो आप चले कि किसी कौम को अगर गुलामी बना लिया वो तो मजबूर है। अब आपने आजाद होते हुए अपने आप को समझा कि यही सही रास्ता है। बिल्कुल। तो ये उन्होंने पॉइंट आउट किया। इस तज्जिए के बाद उन्होंने आखिरी शायद चैप्टर उसका यही है कि अब किया क्या जाए। तो उसमें उन्होंने कहा सबसे अहम काम जो इस वक्त करने का है
वो है कि जो हमारा, जिसको हमने पढ़ा लिखा तबका कहा, ये असल हमारे अमान नकवी साहब हैं जो कहते हैं कि पढ़ा लिखा तबका बड़े अच्छा, तो पढ़ा लिखा तबका जो है उसके दिमाग से जो आई थिंक वो मैं दो लफ्जों को मैं वो कह रहा हूँ, ओरिएंटलिस्ट यानी इश्तिराकी कहते हैं, जी, तो मुस्तशरिकीन मुस्तशरिकीन का जो है ना, मुस्तशरिकीन का जो है वो इन्फ्लुएंस उनके दिमाग से निकाला जाए, क्योंकि बुरा इन्फ्लुएंस, वो बुरा इस सेंस में है कि उन्होंने यानी जो है जिस तरह आपके गोरों से जितना इम्प्रेस, यानी जो ओरिएंटलिस्ट थे उन्होंने जिस तरह ईस्ट को रिप्रेजेंट किया ना, तो हमारी जो यंगर जनरेशन हैं और जो स्पेशली एजुकेटेड जो लोग हैं वो उसको उन्होंने एब्जॉर्ब किया है वहां से, तो उनके ऊपर से इसका इन्फ्लुएंस जो है वो दूर करना वो बड़ा अहम है। और इसमें मैं अगर मैं एक और उसकी तरफ एक वेस्ट इंडियन क्रिटिक है स्टुअर्ट हॉल के नाम से जी, उन्होंने उनका एक बहुत जबरदस्त ऐसे है कल्चरल आइडेंटिटी एंड डायस्पोरा, तो उसमें उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज में हमें 3 तरह के जो है वो एक्सपीरियंसेस से हम गुजरे। एक था हमारा अफ्रीकन रूट्स, दूसरा था हमारा यूरोपियन एक्सपीरियंस, और तीसरा है हमारा डायस्पोरिक अमेरिकन एक्सपीरियंस। तो जब दूसरे की बात, यूरोपियन की बात है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है ना वो ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें हमें ये तय करना है, उनके अल्फाज बड़े जबरदस्त हैं, उन्होंने कहा कि वी नीड टू प्लेस द यूरोपियन एक्सपीरियंस विद इन आवर कल्चर and not be placed by that experience all the time. Wow. We need to place it. We need to determine where it should stand in our culture. वाह, But the thing is that that experience is defining, where our culture stands. तो हमने यानी जो प्रायोरिटी है वो उस एक्सपीरियंस को दी हुई और उसके हिसाब से अपने आप को डिफाइन करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। जबकि हमें ये देखना चाहिए कि ऑल राइट, विद इन आवर कल्चरल एक्सपीरियंस विच इज मच लॉन्गर, अर्लियर और लेटर एंड डाइवर्स देन जस्ट दैट यूरोपियन कॉलोनियल एक्सपीरियंस, उसको हमने किस तरह अपने कल्चर में प्लेस करना है। इसी तरह इंग्लिश को फॉर एग्जांपल हमारे कल्चर में कि हमने कहाँ प्लेस करना है, हमें ये तय करना चाहिए। हमने हम इंग्लिश को प्लेस करने के बजाय खुद इंग्लिश से रिलेट करके अपने आप को प्लेस करते हैं अपने कल्चर में, ये उन्होंने कहा। बहुत जबरदस्त एनालिसिस। लेकिन जैसे किताब का उन्वान था, बस बिल्कुल मैं अब आखिरी हम लोग जी फेज में दाखिल हो रहे हैं गुफ्तगू के, जैसे उनकी किताब का उन्वान भी था, तो मुझे नदवी साहब की, तो उसके तो क्या जैसे और हमारे रैशनैलिटी और साइंस जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन वेस्ट कर रहा है जी। और हम लोग जो है स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन इसकी नुमाइंदगी करें, तो ये बाइनरी आपके ख्याल में ये कुछ यानी मुनासिब है या ये बिल्कुल ही यानी फजूल सी बाइनरी से जिनके मदद से हमें इस तरीके से खानों के अंदर बांट दिया गया? इसमें जो सबसे अहम बात मेरा ख्याल है वो ये है कि देखें, हर सिविलाइजेशन अपने वर्ल्ड व्यू के हिसाब से जो है वो अपने आप को जो है तैयार करती है, और अपनी जो कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, ऑल काइंड्स ऑफ प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटीज वो उसी हिसाब से तय करती हैं। तो अगर हम साइंस और इसकी बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो एक इस्लामिक कल्चर में अगेन इसका एक अपना प्लेस है बिल्कुल, और जो है वो उस हद तक उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन उसको जिस तरह वेस्टर्न जो कल्चर्स हैं और सिविलाइजेशन है उसने जिस तरह इसको अपना वो बना लिया, यानी गाइडिंग तो नहीं, गाइडिंग यही सबसे बड़ा मसला है कि उन्होंने मेटाफिजिक्स को
फोरगो कर दिया और फिजिक्स पे आ गए बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब उनका जो सारा वो है फोकस, वो सिर्फ और सिर्फ द फिजिकल शेप ऑफ थिंग्स उसके ऊपर है। उसमें उन्होंने बहुत तरक्की की है। हमारा जो वो है उसमें मेटाफिजिक्स का एलिमेंट जो है वो बड़ा ही, यानी उसको एक प्रायोरिटी हासिल है। बिल्कुल। तो हम अगर यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे भी ना, तो उस बिल्कुल यानी अबैंडन नहीं कर देंगे अपनी एग्रेशन नहीं, metaphysics को। उस एग्रेशन के साथ नहीं जाएंगे जिस तरह वेस्ट ने जो है वो इसको अपनाया। क्योंकि अल्टीमेटली हमें दुनिया, हमारा विजन क्या है इस दुनिया के लिए? हमारा विजन इस दुनिया के लिए ये है कि ये एक आर्जी वो है, और इसमें यानी जो है वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और उसके साथ जो है वो इस में हमारे स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको सही। पूरा करना है। और हमारा जो कल्चर है, जो उसकी मटेरियल प्रैक्टिसेस हैं, जो मटेरियल कंडीशंस हैं, वो भी उसी तरह तय होनी चाहिए। सही सही। तो अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा रहा नहीं है। लेकिन ये है कि आइडियली अगर आप देखें तो इसी तरह हर सिविलाइजेशन अपनी जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है वो अपने विजन के मुताबिक ही तय करती है। तो अब वेस्ट ने अपना एक एम बनाया और उसी तरह तय कर लिया। हम लोग मतलब जो परेशान है कि बेसिकली एम है क्या, और अगर कंफ्यूजन का शिकार हो गए। और अगर एम है एक यानी मेटाफिजिकल अदर वर्ल्डली स्पिरिचुअल एम है, तो फिर हमें मतलब चीजों को उसी एंगल से देखना चाहिए कि किसी की टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट और सुपीरियोरिटी जो है वो एक खास डोमेन में है, बस वो उसको उसी तरह रखा जाए। तो ये जो एक हम बात करते हैं ना कि देखें साइंस तो मुसलमानों ने शुरू की थी, और जनाब इब्न सीना और इब्न रुश्द और ये सब जो हैं, तो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो साइंस उस तरह चलती भी ना तो इस नतीजे पे नहीं पहुंचती जिसपे ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है नेचर को तबाह कर रहे हैं, लोगों को कॉलोनाइज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं, इंशाल्लाह हमें तो यही लगता है कि ऐसा नहीं होता। सही सर, बहुत शुक्रिया। बहुत ही मेरे ख्याल से कमाल गुफ्तगू की आपने। बहुत सारे इश्यूज थे जिनको हम लोगों ने टैकल किया, और बहुत पुरवगस गुफ्तगू थी क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने देखने की कोशिश की इस गुफ्तगू में। बहुत शुक्रिया, बहुत आपका ममनून। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, और इंशाल्लाह आप ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, करते रहें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।